हाय एवरीवन, वेलकम टू egate.ai। लीनियर अलजेब्रा का हम ये सिस्टमेटिक तरीके से क्लास लेने वाले हैं जिसमें हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। और इसमें गेट डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अलग से जो टॉपिक्स उसमें ऐड हुए हैं उनको भी कवर किया जाएगा। तो उससे पहले कि हम इस क्लास को शुरू करें, आपके सामने एक क्वेश्चन पुट अप करते हैं और देखते हैं कि आपका अभी के लेवल पर कितना नॉलेज है। तो ये क्वेश्चन है, मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है। अगर ये जीरो है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। इसको सॉल्व करिए और देखते हैं आप कितनी जल्दी सॉल्व कर पाते हैं, और आप इसका आंसर कमेंट में दीजिए। हम इसका आंसर सॉल्यूशन क्लास के अंत में बताएंगे, ठीक है। सो लीनियर अलजेब्रा का जो क्लास है उसमें गेट के टॉपिक्स को हम प्रिसाइजली जो कवर करने वाले हैं वो पहले तो ट्रेडिशनल वन से करेंगे, एंड देन जो कुछ नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं या जो एडवांस लेवल के टॉपिक हैं जैसे वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेसेस। तो जो हमारा फ्लो होने वाला है वो पहला चैप्टर या पहला यूनिट आप मान लीजिए वो डिटर्मिनेंट से शुरू होगा। उसके बाद हम मैट्रिसेस कवर करेंगे, फिर रैंक देखेंगे और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखेंगे। मोर देन 50% क्वेश्चन जो है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर से आते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि रैंक और लीनियर इक्वेशंस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से नहीं आते हैं, उससे भी सफिशिएंट क्वेश्चंस होते हैं। वेक्टर स्पेस और सब स्पेसेस कुछ सब्जेक्ट्स में हैं, जैसे अगर मैं ठीक हूँ तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में है वेक्टर स्पेसेस, और डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से ऐड किया गया है। न सिर्फ वेक्टर स्पेस और सब स्पेस बल्कि इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स मैट्रिक्स में ऐड किए गए हैं। तो जो टॉपिक्स बच जाएंगे नॉर्मली ट्रेडिशनल ब्रांचेस से, उसको हम स्पेशल टॉपिक्स में ले लेंगे लास्ट में यूनिट 7 में। तो इस कोर्स का कवरेज क्या होने वाला है, तो लगभग गेट की सारी ब्रांचेस में जो लीनियर अलजेब्रा का पोर्शन है उसको हम यहाँ पर कवर करते हैं। सीएससी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सम ऑफ द मेजर एरियाज हैं जिसको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक्स अप टू 1 to 6 सारी ब्रांचेस के लिए अप्लीकेबल है। 7th वाला टॉपिक सिर्फ गेट डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए अप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो ये जो क्लास का फ्लो होने वाला है, जिस तरीके से हम इस क्लास को लेने वाले हैं, वो मेनली डिवाइड है तीन पार्ट में। कुछ हैं कॉन्सेप्ट क्लासेस, कुछ अप्लाइड गेट के क्लासेस हैं और कुछ एग्जाम्पल्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लासेस का जो वेटेज होने वाला है वो ऑलमोस्ट 10% होने वाला है, और इन दोनों का वेटेज की अगर हम बात करें तो ये 90% होने वाला है। तो जो लोग कॉन्सेप्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं है बल्कि अप्लाइड पोर्शन में इंटरेस्टेड है कि वो गेट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लें विथ 90% 95% एक्यूरेसी, तो उनके लिए कॉन्सेप्ट क्लासेस अगर वो चाहें तो छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि आपको फुल नॉलेज हो और इवन जो चीज़ आपको नहीं बताई गई उसको भी आप डिड्यूस कर पाओ, मतलब फुल अंडरस्टैंडिंग हो जिस चीज़ की, लिनियर अलजेब्रा की, तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मेरे ख्याल से करने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लासेस के बारे में हम आपको ये क्लियर बता दें कि ये एक्सक्लूसिव होगा, एक्सक्लूसिव। और ये एक्सक्लूसिव कहने का जो मेरा सेंस है वो ये है कि ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। नॉर्मली बुक्स में डायरेक्टली वो अप्लाइड पोर्शन से शुरू करते हैं एंड देन सम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बट वो कभी ये बताते नहीं कि डिटर्मिनेंट हम निकालते क्यों। तो जैसे अगर आपको डिटर्मिनेंट के बारे में समझना हो कि डिटर्मिनेंट एग्जैक्टली ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होती है, तो आप कॉन्सेप्ट क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो 90% फोकस मेरा अप्लाइड कोर्स इस पर रहेगा, जो गेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स पर रहेगा, जिससे कि आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये तीन वे में क्लासेस रहेंगी, आपको क्लासेस में लिखा रहेगा कौन सी क्लास है। चलिए, सिलेबस हमने देख लिया है, सिलेबस हम समझते हैं। अब हम इसको लीनियर अलजेब्रा तक पहुंचते हैं कि लीनियर अलजेब्रा क्या है, जो कि कॉन्सेप्ट क्लासेस का पार्ट है, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा अलजेब्रा की एक ब्रांच है। यहाँ पर जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो लीनियरिटी है। यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, इसके जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो लीनियरिटी के प्रॉपर्टीज में हमेशा बधे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले लीनियरिटी का नाम सुन के आपको क्या लगता है? ऑफ कोर्स लाइन लगता होगा। तो लाइन को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या हम इसको लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यही होगा। तो अगर कोऑर्डिनेट में हम इसको देखना चाहें तो ये अगर x और y कोऑर्डिनेट हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, तो x और y के हिसाब से अगर कोई भी लाइन है तो वो कुछ ऐसी जाती होगी, ये लाइन है, राइट। लेकिन अगर इसी वाली लाइन को हम 1 डायमेंशन में देखना चाहें, ये 2 डायमेंशनल लाइन है, राइट। तो 1D में अगर हम इसको देखना चाहें तो 1D में लाइन का कोई भी क्वेश्चन, कोई वेरिएबल v ले लो,
एंड दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट सी, या इसको y इक्वल टू सी बोल सकते हो या इसको x इक्वल टू सी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये 1D हो गया। 2D में आपने देख ही लिया, ये 2D हो गया। लिनियरिटी का जो इससे ऊपर के डायमेंशन मतलब 3 डायमेंशन में जो पार्ट है वो है प्लेन। तो प्लेन का इक्वेशन आपने पढ़ा होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, ये प्लेन का इक्वेशन है, राइट। तो प्लेन कुछ ऐसा हुआ करता है, ये तो हम खैर 2D में ड्रॉ कर रहे हैं, नॉर्मली प्लेन हम 3D में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये एक्स वाई और जेड एक्सिस हो यहाँ पर ऐसे ऐसे करके, तो ये प्लेन हो गया, प्लेन का इक्वेशन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर 4D में हम इसको समझना चाहें तो इसी इक्वेशन को हम लिखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी डब्ल्यू इक्वल टू ई, वेयर डब्ल्यू इज फोर्थ डायमेंशन बेसिस, ठीक है। तो ये 4 डायमेंशन में ये ऐसे चलता है। अगर वेक्टर्स को आपने पढ़ा है या लिनियर अलजेब्रा को आपने देखा है या कंप्यूटर साइंस में आपने अगर अरे पढ़ा हो तो आपने देखा होगा कि ये मल्टी डायमेंशनल हो सकते हैं, एन डायमेंशन हो सकते हैं। 3 डायमेंशन तक हम प्लेन को विजुलाइज कर सकते हैं, बट जो 4 डायमेंशनल प्लेन्स हैं जिसको हाइपर प्लेन बोला जाता है, 4 डायमेंशनल या 5 डायमेंशनल या 6 डायमेंशनल जो प्लेन होते हैं उनको हाइपर प्लेन बोला जाता है। तो हाइपर प्लेन्स को विजुलाइज नहीं किया जा सकता, बट आप अंडरस्टैंडिंग आपकी ये डेवलप हो सकती है कि ये होगा, ये होता होगा, राइट। अरे अगर आपने पढ़ा है तो आप समझते होंगे कि 5 डायमेंशनल चीज़ों को हम कैसे कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं, या 6 डायमेंशनल या 7 डायमेंशनल, ठीक है। तो ये तो बात हुई लिनियर अलजेब्रा की। आइए एक बार हम बात कर लेते हैं कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, ठीक है। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो लिनियर अलजेब्रा का है, काफ़ी लोगों को लगता है कि मैट्रिक्स होगा या फिर डिटर्मिनेंट होगा। नहीं, ना तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक मैट्रिक्स है और ना ही डिटर्मिनेंट है। लीनियर अलजेब्रा का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक वेक्टर है। तो जब भी कोई चीज़ आप देखोगे उसमें, तो वो वेक्टर ही होगा, ठीक है। मैट्रिक्स भी वेक्टर से ही बनता है। हम अभी आपको दिखाएंगे कि मैट्रिक्स और वेक्टर में क्या डिफरेंस है, बट अभी के लिए आप समझिए कि वेक्टर जो होता है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर पहले तो फिजिक्स वाला आपने पढ़ा हुआ है, राइट। जैसे आई कैप प्लस 2 जे कैप हुआ करता था, राइट। तो आई कैप और 2 जे कैप को अगर पढ़ना हो तो 1 और 2, तो आप यहाँ ले लो 1, यहाँ ले लो 2, तो एक वेक्टर है जो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, इसको आई प्लस 2 जे बोलेंगे। बट फिजिक्स वाला वेक्टर यहाँ तक लिमिटेड नहीं था, अगर इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है तो इसको कहीं पर भी मूव कर सकते हैं उसके पैरेलल। सो पैरेलल में इसको हम कहीं पर भी कर सकते थे। मैथ में जो वेक्टर हम लिनियर अलजेब्रा में पढ़ने वाले हैं वो स्लाइटली डिफरेंट है फिजिक्स वाले से। तो फिजिक्स में क्या होता था कि ये पैरेलल हो सकता था, बट यहाँ पर जो वेक्टर आने वाला है उसके दो, वेक्टर के दो पार्ट हैं बेसिकली। एक है ओरिजिन, नॉट पार्ट बट कैरेक्टरिस्टिक मान लीजिए, और दूसरा टिप। तो अगर कोई वेक्टर आपको मिलता है तो उसका एक तो ओरिजिन होगा और दूसरा टिप होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे कोई सा भी ऑपरेशन आप वेक्टर के साथ करिए, लेकिन ओरिजिन कभी भी मूव नहीं होने वाला। ये लिनियर अलजेब्रा की विशेष प्रॉपर्टी है जो नॉर्मली मैथमेटिक्स के अदर ब्रांचेज में अवेलेबल नहीं था। इसीलिए जो ओरिजिन के फिक्स होने की बात है उसकी वजह से बाकी सारे वेक्टर्स को उसके करस्पॉन्डिंग हम मैप करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह कहाँ ट्रांसलेट हो रहा है। इसीलिए कभी कभी जब वेक्टर्स को हम एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में मूव करते हैं तो उनका नाम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो लीनियर वे में ही ट्रांसलेट होता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर। तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि लिनियरिटी वाली जो बात कह रहे थे वो यही है? हाँ यही है लिनियरिटी में। अच्छा एक बात और समझ लीजिए उससे पहले कि हम आगे जाएं, कि अगर कहीं पर स्क्वायर टर्म आ गया, 1 सेकेंड, अगर कहीं पर स्क्वायर टर्म आ गया, लेट्स से कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, राइट। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कभी लिनियर नहीं बोल सकते आप। लिनियर मतलब हमेशा इस टाइप का स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो जो वेक्टर हैं वो जब ट्रांसलेट होते हैं तो वो लिनियर फॉर्म में ही ट्रांसलेट होते हैं, ये नॉन लिनियर था, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, ये समझते हैं कि जो वेक्टर्स हैं वो कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में एक ओरिजिन हो गया, दूसरा हमने बोला था टिप, राइट। तो आ जाओ यहाँ पर, सपोज करो आपको एक वेक्टर दिया गया। वेक्टर लिखते दो तरीके से हैं। एक तो ये हो गया जिसको कि रो फॉर्म बोलते हैं, इसको रो वेक्टर भी बोलते हैं। सेम चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको कॉलम फॉर्म बोलते हैं।
तो रो फॉर्म आपने देख लिया, कॉलम फॉर्म आपने देख लिया, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, बट प्रिफर्ड वे ये है, नॉर्मली आपको वेक्टर्स इस टाइप से लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने वेक्टर का ये समझ लिया है तो हम जरा से इसको प्रेजेंट करना समझ लेते हैं कि जैसे 2 डायमेंशनल प्लेन है तो उसमें हम कैसे प्रेजेंट करेंगे। सपोज करो एक वेक्टर है आपके पास, उस वो है 2 3। अगर ये 2 3 है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जाओ 1 2, मतलब एक्स एक्सिस पर 2 एंड वाई एक्सिस पर 3। ठीक, और यहाँ से यहाँ तो ये वाला पॉइंट होगा। हमने आपको बोला कि एक ओरिजिन होगा, दूसरा टिप होगा, दोनों के बीच में कोई कनेक्ट करने वाली लाइन नहीं होगी, बल्कि जो ये 2 3 है वो इस लोकेशन को प्रेजेंट करता है, न कि इस लाइन को। तो दिखाने के लिए कभी कभार इसको ऐसे वेक्टर के फॉर्म में लिख देते हैं और बोलते हैं कि ये जो टिप है यही है वेक्टर। बट वेक्टर जीरो को कनेक्ट करने वाली लाइन नहीं होती। यहाँ से यहाँ तक अगर कनेक्ट कर दो और बोलो कि ये वेक्टर है, तो ये वेक्टर नहीं है। वेक्टर सिर्फ इस पॉइंट को बोल रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन अगर हम एक्स वाई डायमेंशन में करेंगे तो 2D में। सिमिलरली 3D में अगर हमें कभी प्रेजेंट करना हो तो सबसे पहले कोई भी पॉइंट अगर दिया हो, सबसे पहले जीरो पर जाओ, 0 0, एंड देन वहाँ से मेजर करना शुरू करो उनकी जो वैल्यूज दी हुई हो एक्स वाई जेड के करस्पॉन्डिंग। वो पॉइंट जो होगा वो एग्जैक्टली प्रेजेंट करेगा उस वेक्टर को। ठीक है, आइए हम जरा सा समझ लेते हैं कि लिनियरिटी का फाउंडेशन क्या है, मतलब हम लिनियर बोलते ही क्यों हैं, लिनियर अलजेब्रा में लिनियरिटी है क्या। लिनियरिटी कन्फाइंड है दो प्रॉपर्टीज के करस्पॉन्डिंग में, एक है वेक्टर एडिशन, दूसरा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर एडिशन क्या होता है कि अगर दो वेक्टर्स दिए गए हैं, सपोज करो एक वेक्टर है 1 2, ठीक, और दूसरा जो वेक्टर है वो कुछ ऐसा है 2 1 मान लीजिए। ठीक, तो 1 2 को प्रेजेंट करना होगा तो आप 1 एक्स एक्सिस पे जाओगे और दूसरा 2 पर जाओगे, इन दोनों के करस्पॉन्डिंग ये वाला जो पॉइंट होगा उसको बोल दोगे कि ये क्या है, ये वेक्टर 1 2 है। ठीक, ये पॉइंट। ठीक, अब यहाँ से अगर आपको 2 1 ऐड करना है, सपोज करो एक दूसरा वेक्टर है 2 1 जिसको आप ऐड करना चाहते हो, अगर आप पढ़े हो तो आप अच्छे से जानते हो कि करस्पॉन्डिंग चीज़ों को हम जोड़ देते हैं, 2 1 3 और 2 1 3। ठीक है, ये ऐड हुआ, ये और ये ऐड हुआ, इन दोनों को ऐड करने पे जो मिला वही हुआ। अगर इसको यहाँ से समझना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होगा, जैसे जो आपने पहला पॉइंट रखा उसके लिए जो वेक्टर होगा अगर हम उसको दिखाना चाहें टिप के फॉर्म में तो ये वाला पॉइंट है, मतलब ये हो गया। ठीक, अब अगर इसमें 2 1 को ऐड करना है तो इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस पर 2 आप मूव कर जाइए, 2 मतलब इस साइड में 2 कहीं पर, ये रहा 2। सो 1 से अगर 2 जाएंगे तो आप 3 पर जाएंगे। ठीक, और वाई एक्सिस में 1 मूव कर जाइए, वाई एक्सिस में 1 मूव करने का मतलब है ये ऐसे कुछ। ठीक, तो ये आप जिस पॉइंट पर हैं वो वेक्टर 3 3 है, तो वो वेक्टर 3 3 का मतलब हुआ कि वो जीरो से अगर 3 की लाइन खींचेंगे तो वो ऐसे जाएगी। ठीक है, कुछ ऐसे होगा, ये वाली लाइन जो थी ये हो गई 3 3 पॉइंट 3 3। 3 3 ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, समझ गए आप। वेक्टर एडिशन में जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है वो ऐड हो जाती हैं, ये पॉइंट की बात है। ठीक, आ जाते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन पर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि अगर कोई वेक्टर आपके पास है, सपोज करो कि 1 2 ही है, ठीक है, 1 2, इसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं 3, तो 3 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, ये दोनों वैल्यूज में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 एंड 6। अच्छा, अगर हम इसको यहाँ पर इस वाली लाइन पर देखना चाहें कि क्या कहाँ किस पॉइंट पर जाएगा, तो 1 और 2 कहाँ था, यहाँ था, और 3 और 6 कहाँ है, तो ये रहा 3 और ये रहा 6। अगर आप देखेंगे ना तो ये वाली लाइन एग्जैक्टली वहाँ पर जा रही है सीधे। ठीक है, तो जो 3 का आपने मल्टीप्लाई किया वो उसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया, मतलब यहाँ से लेंथ मीन्स ओरिजिन से जो उसकी लेंथ थी पहले, उसमें 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद 3 टाइम्स वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, अगर 3 1 से बड़ा है तो इंक्रीज हो जाएगा, अगर 3 1 से छोटा है, सपोज करो 1/3 रहा होता, यहाँ पर 1/3 रहा होता तो ये यहाँ पर जो वैल्यू आती वो हो जाती 1/3 और दूसरी हो जाती 2/3। ठीक है, तो ये जो वैल्यू थी जो यहाँ पर इसका जो लेंथ इतना आ रहा था ओरिजिन से, अगर आप हाइपोथेटिकल लाइन से मेजर करते तो वो जो है स्केल डाउन होके नीचे हो गया। ठीक है, मतलब 1/3 की लेंथ से वो नीचे हो गया। तो जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो बेसिकली वेक्टर की लेंथ को आइदर घटा देता है या बढ़ा देता है। ये स्केलिंग फैक्टर हुआ, इसीलिए जो रियल नंबर्स होते हैं जिनसे मल्टीप्लाई आपने किया इसको स्केलर भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्केल करता है।
आइदर बढ़ा देगा लेंथ या घटा देगा। पोजीशन बेसिकली, नॉट द लेंथ, क्योंकि फिजिक्स वाला वेक्टर यहाँ पर है नहीं, ठीक है, इसीलिए इसको स्केलर कहते हैं, ठीक। इन दोनों प्रॉपर्टीज पर बेस्ड एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है लीनियर कॉम्बिनेशन का। अगर दो वेक्टर हैं, अगर कोई वेक्टर है तो उसमें एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये C1 हो गया। अगर आपके पास एक वेक्टर था, चलो हम लिख लेते हैं, एक वेक्टर है A, दूसरा वेक्टर है B, तीसरा वेक्टर है C। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों को ऐड भी किया जा सकता है और इन तीनों में अलग अलग किसी स्केलर का मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो सपोज करो इसमें C1 से मल्टीप्लाई किए, इसमें C2 से मल्टीप्लाई किए, इसमें C3 से मल्टीप्लाई किए, ठीक। और इन तीनों को ऐड कर दिए, क्योंकि वेक्टर को ऐड भी किया जा सकता है। इन तीनों के इस कॉम्बिनेशन से जो बना, इसको बोला जाता है लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसको लीनियर कॉम्बिनेशन बोला जाता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A, B एंड C, वेयर C1, C2, C3 आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वेक्टर डिपेंडेंसी क्या होती है। अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से जनरेट किया जा सकता है तो उसे वेक्टर डिपेंडेंट बोलते हैं, डिपेंडेंट वेक्टर्स बोलते हैं। जैसे 1 और 2 है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है 3 एंड 6। आप देख सकते हैं कि इसमें अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें, इस वाले वेक्टर में क्रॉस 3 कर दें तो ये 3 6 बन जाएगा, है ना। तो जो दूसरा वाला वेक्टर बना है वो बेसिकली क्या है, वेक्टर डिपेंडेंट वेक्टर है। तो ये डिपेंडेंट वेक्टर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आगे चल के आपको अलग से हम कॉन्सेप्ट क्लासेस में बताएंगे, बिकॉज नॉर्मल क्लासेस में डिपेंडेंट वेक्टर से वो रिलेशन दिखा कहीं पर भी मेंशन नहीं होता है, तो वो हम नॉर्मली मेंशन नहीं करेंगे। हम आपको स्पेशल जो कॉन्सेप्ट क्लासेस होंगे उसमें हम जरूर बताएंगे, ठीक है। एक और तरीका हो सकता है, ये तो आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके ये पैदा किया, ठीक है, प्राप्त किया। एक तरीका और हो सकता है कि मान लो दो वेक्टर हैं, एक 2 है, दूसरा 3 2 है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि इन दोनों वेक्टर से कोई तीसरा वेक्टर बनाया जा सकता है। तो उसका जो तरीका हो सकता है, एक तो ये हो सकता है कि इन दोनों को ऐड करके बना लो, तो 4 और 4, ठीक है। एक तो ये तरीका, या ये हो सकता है इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से भी बनाया जा सकता है। सपोज करो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, तो भी इन दोनों वेक्टर से ही जो भी वेक्टर बनेगा उसका निर्माण होगा। तो ये हो जाएगा 3, अगर इसको हम ऐसे ले तो, ठीक है, ये हो गया, 1 सेकेंड, सो ये हो गया 3 + 6 और 6 + 4, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो जो 9 और 10 नाम का जो नया वेक्टर आया है वो बेसिकली इन दोनों से ही मिलकर बना है, इसलिए ये डिपेंडेंट वेक्टर है इसका, ठीक है। आगे चल के आप देखेंगे एक सिलेबस में है भी कि वेक्टर डिपेंडेंसी कैसे चेक करते हैं, उसको हम बाद में लेंगे। फिलहाल के लिए आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था लीनियर अलजेब्रा का, जिसको कि आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों लीनियरिटी के उसमें रखते हैं। अगर हम एक बार रिवाइज करना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि लीनियर अलजेब्रा का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो वेक्टर है, ठीक। और उसमें लीनियरिटी जो है वो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। लीनियरिटी दो चीज़ों से आती है, एक वेक्टर एडिशन से, दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन से। दो वेक्टर ऐड होकर एक तीसरा वेक्टर बनाते हैं, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या करता है, किसी भी वेक्टर को स्केल कर देता है, या तो उसकी लेंथ को बढ़ा देता है या उसकी लेंथ को घटा देता है। यहाँ पर लेंथ से हमारा मतलब ओरिजिन और टिप के बीच के डिस्टेंस से है। तो डिस्टेंस को सर्टेन टाइम्स वो आगे कर देगा या सर्टेन टाइम्स उसको स्क्वीज कर देगा, या अगर नेगेटिव है तो उसका डायरेक्शन चेंज कर देगा, ठीक है। तो लिनियरिटी कॉन्सेप्ट आप समझ, लीनियर कॉम्बिनेशन खुद बना हुआ है वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन से। तो अगर कोई वेक्टर दिया गया है तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स का मल्टीप्लाई करिए एंड देन ऐड कर दीजिए, तो लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट आगे यूज होने वाले हैं। वेक्टर डिपेंडेंसी के बारे में हम आपको बताया कि अगर किसी वेक्टर को दूसरे वेक्टर से बनाया जा सकता है जो पहले से दिया गया है, तो दोनों वेक्टर एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे। ये डिपेंडेंसी दो टाइप्स हो सकती है, या तो अगर एक ही वेक्टर है तो उसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, या अगर दो वेक्टर हैं या दो से ज़्यादा वेक्टर हैं तो उस केस में कुछ वेक्टर्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके, अगर ऐड की करके कुछ और वेक्टर बनाया जा सकता है जो पहले से दिया गया है, तो वो वेक्टर्स डिपेंडेंट होंगे एक दूसरे पर, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर फिनिश होती है, बट उससे पहले कि हम क्लास फिनिश करें हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने जाएंगे तो बहुत लेंदी प्रोसेस होने वाला है, एंड देन लेंदी प्रोसेस करने के बाद आपको जाके पता चलेगा कि डिटर्मिनेंट की वास्तव में वैल्यू जो है वो 0 ही आनी थी, एक्स की वैल्यू चाहे जो भी, ठीक है। तो अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है इरिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, देन इसका आंसर होने वाला है एक्स बिलोंग्स टू आर।
लेकिन जब आप सॉल्व करोगे एक इस मॉड ए को निकालने की जो प्रोसेस है वो बड़ी टफ होने वाली है। यहाँ पर एक सिंपल एक ट्रिक है जो हम आपको बताते हैं कि अगर दो वेक्टर्स डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पर, तो दो वेक्टर अगर डिपेंडेंट है मतलब दो कोई सी भी लाइन डिपेंडेंट है, लाइन से मेरा मतलब है या तो कोई दो कॉलम या कोई दो रो अगर सेम सेम है या स्केलर मल्टीपल है एक दूसरे के, इन दैट सिनेरियो उसकी वैल्यू जीरो ही होगी, हमेशा जीरो होगी। यहाँ पर आप देखें कि ये जो है ये वाला जो वो है ये क्रॉस सिक्स करने पर आता है इससे, इसमें सिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। तो क्योंकि एक दूसरे पर डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर दो वेक्टर्स डिपेंडेंट हैं तो उसकी वैल्यू जीरो होगी, इसलिए इसकी वैल्यू जीरो होगी और इरिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखा आपने कि ये चीज़ जो आपने शायद मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट में पढ़ी होगी कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के दो कॉलम सेम हैं तो उसकी वैल्यू जीरो होगी, वो कहाँ से आती है? वेक्टर डिपेंडेंसी से। वेक्टर डिपेंडेंसी के और भी जो एप्लीकेशंस हैं वो आगे चल के आप देखेंगे। अभी के लिए आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।